जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समर्पण संस्थान नोहर पे। आज आगे हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट साइंस के बारे में। तो पर्यावरण की बात करें तो हमें इम्पोर्टेंट रहता है इसमें एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूटेंट और पर्यावरण अधिनियम। ये इतनी चीज़ें कवर कर ले तो पर्यावरण चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अपना एनवायरनमेंट साइंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्यूटेंट, प्रदूषक के बारे में। प्रदूषक दो प्रकार के रहेंगे, एक है प्राथमिक और एक है द्वितीयक। एक है प्राथमिक और एक है द्वितीयक। प्राथमिक वो है जो हमारे द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन जिनका हो रहा है। द्वितीयक वो है जो अपने आप ही वायुमंडल में बन जाते हैं। तो जो प्राथमिक है उनमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। NO2 भूरे रंग की गैस रहेगी, ध्यान रखना, श्वसन संबंधी घातक होते हैं, ध्यान रखना। जब जो अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं जो कि वायुमंडल में बनते हैं, उनमें H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोल दिया जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, O3 ओजोन हो गई जिससे दमा या आँखों में जलन होने लग जाती है। दमा या आँखों में जलन, आँखों में जलन। पैन से क्या होता है, प्रकाश, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को अवरुद्ध कर देगी, तो इसीलिए पैन भी घातक रहता है। धुआं प्लस कोहरा स्मोग होता है, स्मोक प्लस फोग स्मोक। लंदन में एक घटना हुई थी, लॉस एंजल्स में और लंदन में। तो दो प्रकार के स्मोग या धूम पूछ लिए जाते हैं। तो लॉस एंजल्स स्मोग या लॉस एंजल्स धूम में क्या हुआ था, यह एक प्रकाश रासायनिक धूम था, फोटोकेमिकल स्मोग था, जिसमें पैन बन गया था और ओजोन बन गई थी। तो पैन क्या कर देता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को अवरुद्ध कर देता है। वाहनों का धुआं, अब बात करें पोल्यूटेंट में कि वाहनों के धुएं से कौन कौन से हानिकारक चीज़ें निकलती है, तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा घातक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और धुएं से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन भी हमारे लिए कैंसर पैदा करते हैं। सिगरेट पीते हैं तो कौन से कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, सिगरेट में हाइड्रोकार्बन रहते हैं भाई, इसीलिए कैंसर होता है, कैंसर पैदा करते हैं। फिर SO2, NO2, CO2, ये वाहनों के धुएं से। तो वाहनों के धुएं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड घातक है और एक हाइड्रोकार्बन हमारे लिए घातक रहते हैं। फिर है कुछ प्रदूषक है और उनसे होने वाले रोग, पेपर में आ चुके हैं, ध्यान रखना, केडियम और पारा दोनों ही। तो केडियम से कौन सा रोग हो जाता है, इटाई रोग हो जाता है। और पारे से, पानी में पारे की अधिकता है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। ये दोनों ही रोग जापान में आए थे, दोनों ही रोग जापान में पूछा हुआ है। मिनीमाता रोग किस वजह से हो जाता है, पारे की अधिकता की वजह से हो जाता है। ऐसे ही पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। निकिल और रेडोन के से हो जाता है फेफड़ों का कैंसर। तो पूछ लिया जाए सबसे भारी गैस कौन सी है, तो रेडोन है। वायुमंडल में अनुपस्थित, अंडरग्राउंड में पाई जाती है, तो थोड़ा देख लीजिए। फ्लोराइड की कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है और अधिकता से फ्लोरोसिस होने पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, अपने आप ही टूटने लग जाती है। तो फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डेंटल कैरी या दंत क्षय रोग। और अधिकता से हड्डियां टूटने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ये है नागपुर में। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। और अधिकता से हीमोक्रोमटोसिस रोग हो जाता है। अब पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में, पक्का क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है, स्टोन कैंसर किसको बोला जाता है। तो एसिड रेन देखो क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, CO2 है, NO2 है, SO2। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ क्रिया करके SO2 क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जो कि महंगी इमारतों के लिए घातक है।
इसी को स्टोन कैंसर बोला जाता है। स्टोन कैंसर क्या है? महंगी या संगमरमर इमारतों का पीलापन स्टोन कैंसर कहलाता है। उदाहरण है ताजमहल का पीलापन, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के वजह से होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगी? कार्बनिक अम्ल बना लेगी, जिससे क्या होगा? महासागर में अम्लता का कारण रहेगा। जब अम्लता का कारण रहेगा तो क्या होगा? जैव विविधता का क्षय होगा हमेशा। झील का पीएच मान जब कम हो जाएगा तो उसके अंदर के जीवों की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कम होने से जैव विविधता खत्म हो जाती है, ध्यान रखो। ऐसे ही जब बारिश होती है तो उससे मृदा का पीएच मान कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में कमी आ जाएगी और जिससे भूखमरी आ जाती है। तो ये तीनों ही कारण रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी किसको कहा जाता है? तो महंगी इमारतों का खराब होना या पीलापन स्टोन कैंसर कहलाता है। ओजोन की ऊंचाई है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर, 20 से 35। अगर पूछ लिया जाए मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पर है, तो 25 किलोमीटर पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इसका। ओजोन परत की मोटाई इंपॉर्टेंट, ओजोन परत की मोटाई डोप्सन में नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाएगी? डोप्सन में नापी जाती है। लगभग बात करें तो टोटल लगभग है 300 डोप्सन, 300 डोप्सन है। ओजोन इंपॉर्टेंट रहता है ओजोन पर क्वेश्चन। ओजोन O3 ये क्या है? त्रिक परमाणविक गैस है। ओजोन का रंग कैसा होता है? नीले रंग की होती है। ऑक्सीजन का अपर रूप होता है और ओजोन क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है हमें। ओजोन क्या है? एक सुरक्षा परत है या सुरक्षा प्रदान करती है। वर्ल्ड ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन में छेद के कारण पूछ सकता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? ओजोन क्या है? त्रिक परमाणुविक गैस है, नीले रंग की गैस है, ऑक्सीजन का अपर रूप है और ये सुरक्षा परत है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन में छेद के कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस बोल दिया जाता है, जो कि रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम, डिओ, अग्निशामक इनमें डाली जाती है, इनमें होती है। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरिन बोला जाता है, बिजली में आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे भी ये भी ओजोन के में छेद का कारण बनता है। ऐसे एक है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं, ये भी ओजोन में छेद का कारण है। तो ओजोन में छेद के कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, जो कि रेफ्रिजरेटर में होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरिन बोलते हैं, जिसको अग्निशामक यंत्रों में काम में ली जाती है। क्लोरोफॉर्म क्या है? निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। ये तीनों ही ओजोन में छेद का कारण है। यूवी रेज, जब ओजोन में छेद हो जाएगा तो यूवी रेज क्या होगा? सीधे ही पृथ्वी पर आएगी। ये सीधे ही आएगी तो हमारे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एक रोग हो जाता है मोतियाबिंद, पूछ लिया जाता है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है? लेंस अपारदर्शी हो जाता है, एकदम धोले रंग की हो जाता है लेंस। तो मोतियाबिंद में क्या हो जाता है? लेंस अपारदर्शी हो जाता है। कॉर्निया डैमेज हो सकता है, तो कॉर्निया डैमेज होता है, स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। ऐसे ही त्वचा का कैंसर हो जाता है, मिलेनोमा हो जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? पादपों में का वर्धन नहीं होगा। पादपों का क्या नहीं होगा? वर्धन नहीं होगा, तो जैव विविधता को प्रभावित करेगा। ये क्या करेगा? जैव विविधता पर प्रभाव करेगा। तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखो, अपने भाई को कहना है कि भाई जल दो मेरे को। क्या दो? मेरे को जल दो। तो माँ, मेरे को जल चाहिए। पृथ्वी की बात कर ले तो अपने, अपने कहाँ पर रहते हैं? अपने भाई मतलब भाई के साथ में कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। जैव विविधता, देखो मैं क्या बोलना है? मैं आपसे अलग हूँ, तो जैव विविध हो गया कि नहीं हो गया और जीवों से? तो मैं, तो 22 मई को बाई याद रखना है। जल देना है मेरे को, तो माँ हो गया। ठीक है। पृथ्वी में अपन रह रहे हैं तो 22 अप्रैल हो गया। अपन का मतलब अप्रैल। जैव मैं
औरों से अलग हूँ, यही याद रखना है। तो जैव विविधता क्या हो गया, बाई मैं अलग हूँ तो मैं ही हो गया। तो ये तीनों दिवस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आते हैं पर्यावरण अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से उठेगा, याद करना हो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ही याद करके चले जाना। वैसे सारे याद करने बड़े ईजी है, याद करना है। देखो, बेहतर जिंदगी देने के लिए क्या करना चाहिए, वन्य जीव को पालना चाहिए। कैसी जिंदगी देने के लिए, बेहतर जिंदगी देने के लिए। अब बेहतर जिंदगी देने के लिए उनको क्या पिलाना है, 2 बूंद पानी पिलाना है। क्या पिलाना है, 2 बूंद पानी। 2 बूंद पानी का मतलब 72 और 2 74। क्या पिला दिया, जल पिला दिया उनको। अब जब हमने जल पिला दिया तो अब उनके लिए हम क्या बनाएं, उनको रखना है तो हमें क्या लगाने पड़ेंगे, वन लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जीवों का संरक्षण किया, कैसे, उनको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। बेहतर ज़िंदगी देने के लिए सबसे पहले उनको 2 बूंद पानी पिलाया। तो जल प्रदूषण निवारण कितना हो गया, अधिनियम 1974 के तहत। अब पानी पिलाने के लिए बाद में हमने उनके लिए पेड़ लगाए। तो पेड़ लगाने के लिए हमें गड्ढे खोदने पड़ते हैं, और वो किससे खोदते हैं, पढ़ के देखो 80। तो आप याद रखना, हमने पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदे किससे, कस्सी से। तो कस्सी 80 हो गया। तो वन्य संरक्षण अधिनियम, तो वन लगाने के लिए हमने कस्सी से गड्ढे खोद दिए। तो 1980 जब आपने पेड़ लगा दिए, लगाते ही क्या हो जाएगा, हमें अगले दिन ही पता चला कि वायु पर तो क्या हो गया, हमारा कंट्रोल हो गया, प्रदूषण कम हो गया। तो वायु प्रदूषण पेड़ लगाते ही अगले दिन ही कम हो गया। तो 1981 हो गया वायु प्रदूषण। अब जब हमारे पास सारा काम हो गया, तो हम जानते हैं हर काम हमारे 5 वर्षीय योजना में होता है। तो पूरे 5 साल बाद में हमने देखा कि पूरे पर्यावरण का अब संरक्षण हो गया। तो कहानी याद करने का तरीका क्या है, हमें कि बेहतर जिंदगी देनी थी। क्या देनी थी, बेहतर जिंदगी देनी थी। बेहतर जिंदगी देने के लिए हमने क्या किया है, 2 बूंद जल दिया। 2 बूंद जल के बाद में हमने क्या लगाए, वन लगाए। वन लगाने के लिए हमने क्या चलाई, कस्सी 1980। वन लगाते ही हमारे वायु बदल गई। इसका मतलब वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कितना है, 1981। 5 साल बाद में पूरे पर्यावरण का क्या हो गया, संरक्षण हो गया। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया। अब पढ़ते हैं अमल के बारे में। दैनिक जीवन में कौन कौन से अमल काम में लिए जाते हैं हमारे, तो औगजेलिक अमल होते हैं, टमाटर और पालक में पाए जाते हैं। पथरी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलिक है। इसी वजह से जिसको पथरी होती है उसको टमाटर और पालक या बीज की सब्जियां खाने से डॉक्टर मना करता है, टमाटर पालक विशेष कर कहता है। कारण ये है कि इनमें किसकी अधिकता होती है, ऑक्जेलिक अम्ल की अधिकता होती है, पथरी बनाने में बन जाती है। तो पथरी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्जेलिक, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर और पालक में। लैक्ट का मतलब दूध होता है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, खट्टे दूध में या दही में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और मौसमी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फार्म का मतलब होता है खेत। खेत में आपको मिलेगी लाल चिंटी, खेत में ही मिलेगी मधुमक्खी, और खेत में ही मिलेगा बिच्छू। ये पूछ लिया जाता है मधुमक्खी की डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो फार्म का मतलब खेतों में मिलेंगे तीनों चीज़ें, क्या, लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू। टार्टरिक, ये याद रखना है, ऐसी क्या चीज़ खाओगे खट्टी जिससे अचानक से जीभ आपके ऊपर तलुए पर लगे, टाट पर लगे। तो हम अंगूर, कच्चे आम और इमली खाएंगे तो अचानक से हमारे टाट पर उंगली लगती है जीभ, तो ये हो गया टार्टरिक अम्ल। अंगूर, कच्चे आम और इमली में पाया जाता है। मेलिक अम्ल, याद रखना है, कपड़े आपके मेले हो जाएंगे कब, जब आप चने के खेत में वाइट कपड़े पहन के जाओगे तो कैसे हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे। तो चने के पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल, यही सेब के अंदर पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, यही याद रखना है। ब्यूटी, सुंदरता के लिए चेहरे पर मक्खन लगा लेना चाहिए, ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन हो गया, याद रहेगा। ब्यूटा का मतलब ब्यूटी के लिए हमें क्या लगा लेना है, मक्खन। तो ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ये हमने पढ़ लिया था, बेंजोइक अम्ल बैन कर देना है। कहाँ बैन कर देना है, जहाँ पर हमने खाद्य पदार्थ रख रखे उस कमरे में जाना सबका बैन कर दो। तो बेंजोइक एसिड क्या करता है, खाद्य चीज़ों को परिरक्षक या संरक्षण में काम में लिया जाता है। रसायनों का राजा किसको कहा जाता है,
सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसी को ही गंधक का अम्ल कहा जाता है। वाहन की बैटरी, डिटर्जेंट और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग लिया जाता है, काम में लिया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की खोज की थी निप्से ने और रंगीन की थी लिपमैन ने। तो आजकल पता ही है, आजकल रंगीन फ़ोटोएँ खींची जाती है, हर कोई लिप अपने होठ अलग अलग तरीके से बना करके फ़ोटो खींचता है। लिपमैन याद रह लिप। तो लिपमैन ने क्या की, रंगीन फोटोग्राफी की खोज, और साधारण की निप्से ने खोज। प्रकाश संवेदी एक पदार्थ काम में लिया जाता है जो कि फिल्म बनाने के काम में लेते हैं, वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड काम में लिया जाता है। अब इसको धोने के लिए जो विलियन लिया जाता है, जिसको फोटो डेवलपर बोलते हैं, वो हाइपोविलियन को बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी की खोज किसने की? निप्से ने। रंगीन किसने? लिपमैन ने। प्रकाश संवेदी पदार्थ कौन सा हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। हाइपोविलियन या जिससे फोटो डेवलप करेंगे वो क्या कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। अब पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में बात करें तो निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक का निर्माण होता है बहुलीकरण द्वारा। और प्लास्टिक क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लास्टिक दो प्रकार का होगा, एक तो जो बार बार ढाला जा सके, इसका मतलब वो ताप शून्य है, अंग्रेजी में थर्मोप्लास्ट बोलेंगे, ताप शून्य, जिसको बार बार ढाला जा सकता है। तो पॉलीथीन और पॉलिस्टर जिससे बोतलें बनती है, ये ताप शून्य होते हैं। थर्मोसेटिंग जो ताप दृढ़ है, जिसको एक बार बना दिया उसके बाद में दोबारा गर्म करके कुछ और चीज़ बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते, वो थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ कहलाते हैं, एक ही बार निर्माण। तो इसमें क्या आ गया? बेकेलाइट आ गया। तो याद रखना है टीवी के और रेडियो के बैक बने होते हैं इसी से, बैक, तो बैक या आवरण, तो बैक बने होते हैं, याद रखना। तो बेकेलाइट से क्या बनते हैं? टीवी और रेडियो के आवरण बनते हैं। विश्व का पहला, इससे क्वेश्चन आएगा, विश्व का पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा नायलॉन है भाई। दो देशों के नाम पर है, NYLON, नायलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन, दो के नाम पर बना हुआ है ये। तो पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है नायलॉन। नायलॉन से क्या बनाए जाते हैं? पैराशूट, मछली का जाल और पर्वतारोही के जो रस्से होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। विश्व का पहला अर्ध संश्लेषित रेशा, दोनों रेशों की बात कर रहे हैं। पूर्ण संश्लेषित है नायलॉन और अर्ध संश्लेषित है रेयॉन। विश्व का पहला पूर्ण संश्लेषित प्लास्टिक बोला, ध्यान रखना, कौन सा है? बेकेलाइट। याद आ गया। टीवी और रेडियो के आवरण किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। कैसा है? ताप दृढ़ है भाई, एक बार बनाने के बाद में दूसरा नहीं बना सकते, इसको बदल नहीं सकते। विश्व का पहला अर्ध संश्लेषित प्लास्टिक कौन सा है? सेलुलाइड है। सेलुलाइड है जो कि सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, प्लांट से प्राप्त किया जाता है। पेपर में पूछा गया है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। कैसे याद रखना है? नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन की मारोगे तो कैसी लगेगी? टफ लगेगी, तेज लगेगी भाई, टफ लगेगी। ठीक है, तो जो आजकल जो चिपकते नहीं है जिनके खाना, वो वाले बर्तन है, जब इसकी मारेंगे तो कैसे लगती है? टफ लगती है। तो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। ऐसे ब्लेड प्रूफ कांच किसके बने होते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट से ब्लेड प्रूफ कांच बनाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस किसके बने होते हैं? ल्यूसाइड के बने होते हैं, ल्यूसाइड के बने होते हैं भाई। परमाणु भट्टी किसने बनाई थी? फर्मी ने बनाई थी। मौसम विज्ञान का अध्ययन, मौसम विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान का अध्ययन कहलाता है मेटीरियोलॉजी। याद ही करना है कि भाई मौसम बढ़िया है, थारे घरे मतीरियो है कि, ठीक है। तरबूज को राजस्थान में नौर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मतीरिया बोलते हैं भाई, तो यूँ याद रखना है मौसम बढ़िया है, मतीरियो है कि, तो मतीरियो याद कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। मौसम देख करके मतीरिया लगता है तो मतीरियोलॉजी, तो मेटीरियोलॉजी क्या है? मौसम विज्ञान का अध्ययन है। ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश और ध्वनि से एक क्वेश्चन आएगा। प्रकाश के 5 घटनाओं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश के 5 घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो प्रकाश की स्टडी को क्या बोलते हैं?
ऑप्टिक्स। तीव्रता का मापन किससे किया जाएगा? फोटोमीटर से किया जाएगा। फोटोन का मतलब ही प्रकाश होता है। जो प्रकाश से डरता है उसको फोटोफोबिया रोग होता है, ध्यान रखना। फोबिया का मतलब डर। तो प्रकाश की तरंगे किस प्रवृत्ति की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इस तरंग की प्रवृत्ति क्या, प्रकृति क्या होगी? ये अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हो जल की सतह पर रस्सी में उत्पन्न तरंगे, तार में उत्पन्न तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। तो तरंग की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि प्रकाश संसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब प्रकाश की चाल ज्ञात पड़े तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, पूछ लिया जाए तो चाल का क्रम जब पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है? निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ये पेपर में पूछा हुआ है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद में गैस में, उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो चाल का यही क्रम है, ध्यान रखना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की? रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश के रंग कितने होते हैं? 7 रंग। और यही रंग किस में होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं, ध्यान रखना। इंद्रधनुष के रंग बताओ क्या होता है? विबग्योर होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे बैंगनी। बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। वी से वॉयलेट बैंगनी हो गया, आई से इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी या संतरी, और आर से रेड लाल। ये आपका क्रम रहता है। प्रकाश 7 रंग होते हैं प्रकाश में, यही इंद्रधनुष के रंग हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग लाल, बीच में रंग हरा, सबसे नीचे बैंगनी रंग। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होती है। स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन, धूल के कणों के साथ टकरा करके इधर उधर बिखरने की घटना स्कैटरिंग होती है। प्रकीर्णन ये कम होती है लाल रंग की। इसीलिए खतरे के संकेतक किस रंग के होते हैं? लाल रंग के लगाए जाते हैं। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग कम होती है, इसीलिए खतरे के संकेतक लाल रंग के लगाए जाते हैं। अब आते हैं प्रकाश की घटनाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, पक्का सवाल आएगा। पहली घटना है परावर्तन की घटना। यही क्वेश्चन पूछता है। तो परावर्तन की घटना के लिए शर्तें हैं। आपतित किरण, जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो जा रही है, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर मिलनी चाहिए या एक ही तल में होनी चाहिए। इंसिडेंट कोण का मान रिफ्लेक्शन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है। आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है। यह है दर्पण की सतह। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परावर्तन की घटना किस प्रकार की सतह पर, कैसी भी सतह हो जहां पर रिफ्लेक्शन हो, समतल हो सकती है, उत्तल हो सकती है, अवतल हो सकती है, सभी सतह होती है। जो सतह परावर्तन कर दे वहां पर सभी में ये परावर्तन की घटना होती है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक जगह या एक सतह पर मिलेंगे। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दर्पण की सतह और परावर्तित किरण के बीच में कोण, क्या बोल रहा हूँ थोड़ा देख लेना। दर्पण की सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो आपतित कोण का मान बताओ। तो ये 30 डिग्री है जब आपका, तो आगे का कितना बच गया? क्योंकि ये तो क्या बनता है आपके पास अभिलंब वाला 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है? अब 30 का ही है, तो ये 60 का। जब 60 का आर कोण आर का मान है तो आई का मान भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो न्यूमेरिकल इस पर आ चुका है, तो थोड़ा पढ़ लेना जहाँ पर क्या दिया गया है। ये भी दे सकता है कि दर्पण की सतह और आपतित किरण के मध्य का कोण, ये दे सकता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण। तो जो कोण है डायग्राम बना करके उससे कवर कर लेना, अच्छा सवाल बनता है।
उदाहरण पूछ लिए जाए परावर्तन के तो ये है दर्पण में प्रतिबिंब देखना, वस्तुओं के रंग का निर्धारण और ग्रह और उपग्रह का चमकना परावर्तन के उदाहरण है। सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र। तो दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना, वस्तुओं का रंग निर्धारण और ग्रह और उपग्रह का चमकना प्रकाश की कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। अपवर्तन, जहां पर भी कोई चीज हटकर का भाव दे वो अपवर्तन है। उदाहरण ही पूछेगा, जैसे में पानी के गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, समुद्र में समुद्र का पेंदा ऊपर उठे हुए दिखाई देना, मछली का ऊपर उठे हुए दिखाई देना। इसका मतलब जो रियल जगह थी वहाँ से वो चीज़ हट गई है, वहाँ से वो चीज़ हट गई है। तो हटकर का भाव जहाँ भी आएगा आपको अपवर्तन करना है, रिफ्रैक्शन करना है। ऐसे ही पानी के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो जहाँ रियल थी वहाँ से ये हट गई है, तभी तो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो हटकर का भाव जहाँ पर भी आएगा वो होगा अपवर्तन। इसीलिए तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। क्वेश्चन पूछा जाए सूर्योदय से कुछ समय पहले, देखो अपने रियल कंडीशन से हट गया तो कौन सी घटना होगी? अपवर्तन। तो कुछ समय पहले ही सूर्य का उगा हुआ दिखाई देना क्या कहलाता है? अपवर्तन की घटना है। रेलवे में पूछा गया था कितने मिनट पहले उगा हुआ दिखाई देता है? 2 मिनट। 2 मिनट पहले उगा हुआ दिखाई देता है, ध्यान रखना। प्रकीर्णन की घटना, देखो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश की किरण आती है, धूल से टकराती है और अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। इस घटना को प्रकीर्णन बोला जाता है। इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट या टिंडल परिघटना। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट रहेगा हमारा रंग। जैसे अपवर्तन के लिए हमने हटना पड़ा है, वैसे प्रकीर्णन के लिए रंग, जहाँ पर भी रंग आ जाता है प्रकीर्णन कर देना है। जैसे सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देना, प्रकाश की कौन सी घटना? प्रकीर्णन। आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना, कौन सी घटना? प्रकीर्णन। ऐसे पूछ लिया जाए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? यात्री को आकाश सदैव कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पूछा हुआ है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण पूछ लेगा, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? आसमान काला दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राजस्थान के हेडमास्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में, एलडीसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जहाँ कहीं चमकीला शब्द दिख जाए ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, रेगिस्तान की मृगमरीचिका, थोड़ी दूर देखते हैं कि गर्मियों में पानी दिखता है, जब पास में जाते हैं तो आगे पानी दिखता है, वही मृगमरीचिका कहलाती है। ऐसे ही सर्दियों के समय जहाज उल्टे दिखाई देते हैं, उसको अनुमरीचिका कहते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल रहती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में ली जाती है एंडोस्कोपी में। ऐसे ही सजावटी लैंप के लिए काम में ले ली जाती है। आपके डिश के तार हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं, इसका मतलब टेलीकम्युनिकेशन में काम में ली जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? क्रांतिक कोण का ही खेल होता है। तो ये क्रांतिक कोण की वजह से ही आपके चमक दिखाई देती है। तो हीरे का चमकीला दिखाई देना उसके क्रांतिक कोण पर डिपेंड करता है। तो हीरे का क्रांतिक कोण को थीटा लिखा जाता है, कितना होता है? 24 डिग्री। साधारण कांच को अगर 38 डिग्री पर काटे तो वो भी चमकीला दिखाई देता है, उसमें भी चमक आ जाती है। ऐसे ही कई बार पानी की सतह पर भी एक अचानक से चमक दिखाई देती है, तब वो जो प्रकाश के साथ कोण बनता है, क्रांतिक कोण बनता है, वो 48 डिग्री। तो याद रखना है 2-4 लोग ही हीरा दे पाते हैं, तो 2-4 ये इंपॉर्टेंट है कि हीरे का क्रांतिक कोण बताओ कितना है? 24 डिग्री। फिर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। देखो जवान बंदे, यंग बंदे क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, हर काम में इंटरफेयर करते हैं भाई। तो व्यतिकरण की खोज किसने की? यंग ने की। अब इसके लिए ट्रिक रहेगी, जहां पर भी ये रंगीन शब्द आएगा वहां व्यतिकरण है। तो जल की सतह पर तेल का फैलाव का रंगीन दिखाई देना, कौन सी घटना? व्यतिकरण। ऐसे ही साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, कौन सी घटना? व्यतिकरण। तो 5 घटनाएं अभी तक पढ़ी। पहली पढ़नी है हमने परावर्तन। उदाहरण क्या था? दर्पण में प्रतिबिंब देखा, वस्तुओं का रंग निर्धारित किया और ग्रह और उपग्रह का चमकीला चमकना, तीनों ही परावर्तन की घटना।
अपवर्तन में क्या है, हटकर का भाव है। ऐसे ही मछली का तल का सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ना, सूर्योदय का पहले उगा हुआ दिखाई देना, कौन सी घटना, अपवर्तन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कौन सी, जिसमें रंग आपका कीवर्ड रहेगा। क्या रहेगा, रंग आपका कीवर्ड रहेगा। प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखरने की घटना ही प्रकीर्णन या टिंडल पर घटना कहलाती है। सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देना और आकाश और समुद्र का नीला रंग दिखाई देना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अच्छे से अच्छा उदाहरण क्या रहता है, हीरे का चमकीला दिखाई देना। रेगिस्तान की मर्ग मरीचिका ही पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखना। हीरा कितने डिग्री क्रांतिक कोण पर काटा जाता है, 24 डिग्री पर। कांच को 38 डिग्री पर और पानी को 48 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। 48 डिग्री का क्रांतिक कोण बनता है भाई, जिससे पानी पर भी कई बार चमक दिखाई दे जाती है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस कौन करता है, यंग बंदा करता है। जल की सतह पर तेल का फैलाव रंगीन दिखाई देना और बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन का के बुलबुले का, तो व्यतिकरण की घटना है। ऐसे एक आ जाता है प्रक्षेपण, जैसे जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस परिघटना से इंद्रधनुष बनता है। वैसे इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों घटनाएं घटने से भी बनता है। तो अपवर्तन परावर्तन से भी बनता है, प्रक्षेपण से, तो तीनों घटनाओं से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष मिशन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना टीकाकरण से संबंधित है। तो प्रक्षेपण क्या है, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंगों में, अपने 7 रंगों में टूट जाता है। 7 रंगों में टूट जाता है या बिखर जाता है, उसी को प्रक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंगों में टूटने पर क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग लाल, सबसे नीचे रंग बैंगनी, बीच में रंग हरा। तो ध्यान रखना, पूछा हुआ है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाला रंग कौन सा है, बैंगनी। देखो लाल तो सीधा जा रहा है, ये देखो विक्षेपित सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है, आपका वॉयलेट ही सबसे ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, अब आती है ध्वनि। ध्वनि का मात्रक कहलाता है हर्ट्ज। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की रहेगी। एक अवश्रव्य, जिसको हम सुन नहीं सकते, वो आवृत्ति क्या रहेगी, 20 हर्ट्ज से जो कम है वो अवश्रव्य। इंपॉर्टेंट रहेगा श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं, सोनिक। हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 1000 का मतलब ये होता है किलो, तो ये वाला यूं भी आ सकता है कि 20 से 20 किलो। ये आगे वाले 3 को मैंने के लिख दिया है। 1000 का मतलब ये होता है किलो, तो 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि हम क्या सकते हैं, सुन सकते हैं भाई। अल्ट्रासाउंड में 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो होगी ध्वनि, वो आपकी अल्ट्रासोनिक या प्रश्रव्य ध्वनि रहेगी। इसका काम लेते हैं कारखानों की, हवाई जहाज की, दांतों की सफाई में, या कोर हटाने में, या सोनार यंत्र में काम में लिया जाता है। इसी से अल्ट्रासोनिक वेव से ही क्या करते हैं, चमगादड़ रात्रिकालीन विचरण करते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, अपना रात्रिकालीन विचरण करते हैं। इसी से डॉल्फिन अपने शिकार करती है। डॉल्फिन क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है, जहाँ से टकराती है उसको पता चल जाता है कि इतना दूर इससे इसका शिकार है, तो डॉल्फिन शिकार करती है। कौन सी वेव छोड़ करके, अल्ट्रासोनिक। तो मानव द्वारा सुनने वाली कितने तक होती है श्रव्य, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक। समुद्र की गहराई पता करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है फेदोमीटर, या काम में ले लेते हैं सोनार। ध्यान रखना, सोनार, रेडार और लेडार तीनों ही परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म होती है एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड और आर से रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो समुद्र की गहराई पता करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे समुद्र में मुंह करके आवाज़ लगा देना, हेलो, साउंड दे देना, तो सोनार हो गया। ठीक है, और याद करना है गहराई का क्या करना है, पत्ता लगाना है, पत्तों, तो फेदोमीटर काम में लिया जाता है। वायुमंडल की स्थिति और दिशा के लिए क्या काम में लेते हैं, रेडार काम में लिया जाता है। ठीक है, आरए से रेडियो,
डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कौन सी वेव काम में लेंगे? तो रेडियो वेव काम में ली जाती है। तो रेडार किस काम में? वायुयान की स्थिति और दिशा का पता करने के लिए काम में लेते हैं। मौसम की जानकारी के लिए हमें क्या काम में लिया जाता है? लेडार काम में लिया जाता है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लाइट मार करके हमें क्या देख लेना है रात को कि बादल है कि नहीं है, मौसम कैसा है। ऐसे ही लाइट मार करके हमें क्या देख लेना है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। एक टॉर्च ली और टॉर्च लेकर के हम क्या कर रहे हैं कि लाइट मार करके हमें देख लेनी है कि पहाड़ कितना ऊंचा है। ठीक है, तो याद रह जाएगा कि टॉर्च से हमने क्या देखा, एक तो मौसम देख लिया और एक पहाड़ की ऊंचाई देख ली। तो लाइट से तो लेडार काम में ली जाती है। ऐसे ही ध्वनि के गुण, तो ध्वनि के गुण क्या क्या होते हैं? देखो, ध्वनि का गुण होता है एक पिच तारत्व, जो कि आवृत्ति पर निर्धारित करता है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी ना उसकी पिच ज़्यादा होगी। पिच ज़्यादा होने से आवाज़ तीखी होगी। तीखी आवाज़ किसकी होती है? महिला की होती है, ध्यान रखना, और मच्छर की। तो कल को पूछ लिए महिला की तीखी आवाज़ का कारण क्या है? उसकी आवृत्ति है, उसका पिच है। आवृत्ति ज़्यादा तो तीखी आवाज़, आवृत्ति कम तो मोटी आवाज़। मोटी आवाज़ किसकी होती है भाई? पुरुष की होती है। और एक शेर की आवाज़ भी मोटी रहती है। तो ये उदाहरण हो गए। ऐसे ही प्रबलता, ध्वनि का दूसरा गुण है प्रबलता, इम्पोर्टेंट रहता है। लाउड, लाउड का मतलब लाउड स्पीकर याद कर लेना। लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर काम में लिया जाता है। एम्पलीफायर काम में लिया जाता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम को बढ़ा देता है। तो आयाम पर निर्भर करता है। जिसका आयाम ज़्यादा होगा ध्वनि लंबी दूरी तय करेगी, लंबी दूरी तय करेगी। तो आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, आयाम कम तो प्रबलता कम। खुद बताओ, लाउड स्पीकर के पास में सो सकते हो? नहीं सो सकते। तो कानों के लिए सर्वाधिक घातक क्या है? ध्यान रखना, क्या होता है? लाउड स्पीकर घातक है। इसका मतलब क्या घातक है? प्रबलता घातक है, आयाम घातक है। तो ध्यान रखना, कानों के लिए सर्वाधिक घातक क्या है? आयाम है, एम्पलीट्यूड घातक है। ठीक है। गुणवत्ता, गुणवत्ता होती है, डिपेंड करती है किस पर निर्भर करती है भाई? टोन पर, स्वरक पर। देखो, हर बंदे की टोन अलग अलग होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी टोन अलग है, आप बोलते हो आपकी टोन अलग है। तो ये क्या करता है? आपकी क्वालिटी को बताता है। इससे क्या होता है, हम हमारे जो अपने हैं उनकी भाषा में या उनकी आवाज़ में हम विभेद कर पाते हैं, भेद कर पाते हैं, परिजनों की आवाज़ पहचान सकते हैं। ऐसे ही हम सितार, गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या रहेगी? टोन अलग अलग रहेगी। अब पढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? तो याद रखना है, सदैवी डेसीबल में किया जाता है। तो एक बेल में कितने डेसीबल होते हैं? एक बेल में 10 डेसीबल होते हैं। एक बेल है उसमें कितने डेसीबल? तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता के लिए मात्रक क्या है? डेसीबल है। पेपर में पूछा जा सकता है डेसीबल किसका मात्रक है? प्रबलता दे दे आपको, तारत्व दे दे, गुणता दे दे। तो ध्यान रखना, प्रबलता, आयाम, तीव्रता, इनका मात्रक है डेसीबल। ध्वनि का मानक स्तर, देखो, आवासीय क्षेत्र में दिन में तो होनी चाहिए 45 dB तक, और रात को 10 कम कर दो क्योंकि सो रहे हैं भाई, आराम कर रहे हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में बात करेंगे तो दिन में तो 75 dB तक रखा जा सकता है, और रात को 10 कम कर दो 65 डिग्री तक, सॉरी dB तक, 65 dB तक, डेसीबल तक। तो याद रखना है, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर बताओ तो दिन में 55, रात को 45। औद्योगिक में दिन में कितने? 75। तो एक काम करो, आप दिन के याद कर लो। दिन में 55 है आवासीय क्षेत्र में, और औद्योगिक में कितना है? 75। रात में दोनों में ही 10-10 कम कर देना। ठीक है, चारों याद करने की जरूरत नहीं है आपको, और पढ़ लेना। अच्छा सवाल बनता है, हर किसी को नहीं आएगा ये चीज़। बढ़िया सवाल है, बढ़िया नोट्स रहेंगे आपके लिए। धीमा जहर या मृत्यु दूत की संज्ञा किसको दी गई है? ध्यान रखना, किसको दी गई है? नॉइज पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को स्लो पॉइजन, धीमा जहर बोला जाता है, या मृत्यु दूत की संज्ञा दी गई है। मेरे को याद आ रहा है, राजस्थान कंडक्टर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि सड़क के किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। ऑप्शन पहले ही दे दिया था, वायु प्रदूषण कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन था ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए। लगभग जनता ने सोचा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। ध्यान से, सड़कों के किनारे पेड़ लगाएंगे, वो लगाते हैं हमें ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए। और इसी के लिए हम योजना चलती है, ग्रीन बेल्ट योजना।
ग्रीन बेल्ट ये योजना, ग्रीन बेल्ट योजना क्या है? सड़क के किनारे पेड़ लगाना ही ग्रीन बेल्ट योजना है। ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ते हैं, देखो याद रख, ये पेपर में आया उस वाला 0 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल पूछी हुई है, ध्यान रखना। रेलवे के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में 2011 के पेपर में होना चाहिए, 11 या 12 के पेपर में आया हुआ था शायद, तो देख लेना, वो कोई बात नहीं है। ताप का प्रभाव क्या रहेगा? देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो 0 डिग्री से तापमान पर कितनी चाल होती है? 331 मीटर पर सेकंड होती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो ये चाल बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकंड। ऊपर वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, नीचे वाला छोड़ दो कोई बात नहीं। तो 0 डिग्री ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड। अणुभार के आधार पर देखो, जिसका भार ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी। अपने आदमी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मोटा आदमी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, ये याद कर लेते हैं, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। तो जिसका भार ज़्यादा है उसकी चाल कम होगी। अणुभार की बात करें तो जैसे CO2 का अणुभार कितना होता है? 44। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14, 14 2 है तो 14 2 28। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। जिसका अणुभार ज़्यादा है उसमें ध्वनि की चाल क्या रहेगी? सदैव कम रहेगी। उल्टा संबंध है, देखो भार ज़्यादा चाल कम, इसका मतलब भार कम तो चाल ज़्यादा। तो मैक्सिमम चाल किसकी है? अगर बात करें ध्वनि की चाल मैक्सिमम इनमें से किसकी है? तो हाइड्रोजन में है, ध्यान रखना। मिनिमम किस में है? इनमें दिए हुए में कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो अणुभार जिसका ज़्यादा उसकी चाल कम। अब है प्रत्यास्थता का प्रभाव, कि ध्वनि की चाल पर प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे में हम कह देते हैं लोहे के डिब्बे को जब प्रेस करते हैं, उसको मोचना चाहते हैं, तो वो विरोध करता है, थोड़ा हमें यूँ लगता है कि कोई न कोई बल लग रहा है जिस वजह से हम उसको अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहे, तो वही प्रत्यास्थता का गुण है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता का गुण किस में पाया जाता है? ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद गैस में। तो जिसकी प्रत्यास्थता ज़्यादा होगी उसकी ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होगी। तो ध्वनि की चाल पूछ ली जाए तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और सबसे कम होती है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है, ध्यान रखना। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि की तो शून्य होती है, प्रकाश की सबसे ज़्यादा। पढ़ के आ चुके हैं, 3 × 10⁸ पर मीटर आपकी क्या रहती है? पर मीटर पर सेकंड आपकी चाल रहती है वहाँ पर, ठीक है। तो प्रत्यास्थता के कारण ही, प्रत्यास्थता का क्रम अधिक होने के कारण, या प्रत्यास्थता ठोस की सबसे अधिक होती है, इसी वजह से ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। अगर आ जाए इस्पात में और कोई गैस दे दे कोई और, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल, ध्यान रखना, इस्पात करके आना, क्वेश्चन में आया हुआ है। इस्पात होता है उस टाइम में, स्टील, इस्पात, ये उत्तर होंगे, ठोस उत्तर होगा, ध्यान रखना। घनत्व का प्रभाव, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा ध्वनि की चाल कम होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस कम है, बट फिर भी यूँ कह दे कि सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में मेंढक की आवाज़ दूर तक गूंजती है बारिश के मौसम में। कहानी ये है कि बारिश का जो आर्द्र वायु होगा उसका घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। जब घनत्व कम होगा, उल्टा सिस्टम है, तो ध्वनि क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखो उल्टा सिस्टम है, ज़्यादा होने पर ये कम, इसका मतलब अगर घनत्व कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो आर्द्र वायु में घनत्व कम होता है जिस वजह से ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। इसी वजह से बारिश के टाइम में, बरसात के समय में मेंढक की आवाज़ दूर तक गूंजती है। और ये तो पेपर में आया वो सवाल है, एक फॉर्मूले में क्वेश्चन दे दिया कि ध्वनि की चाल बताओ, कुछ वैल्यू दे देगा और फिर कहेगा अगर दाब इतना लगता है तो ध्वनि की चाल बताओ। तो ध्यान रखना, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल आया हुआ है एक बार पेपर में, ठीक है, उसमें उत्तर जो दिया हुआ है वही उत्तर है। अगर उसने चाल दी है 30 मीटर पर सेकंड और दाब दे दे 2 मीटर पर सेकंड या कुछ भी दाब दे दे, तो हमें दाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, आपकी चाल वही की वही रहेगी, ध्वनि की चाल, थोड़ा देख करके, ठीक है। अब पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इनके मात्रक इंपॉर्टेंट रहते हैं। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, उष्मा का मात्रक, तीनों के मात्रक एक जैसे है। जूल, आर्ग, कैलोरी,
वाट गुणा घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे मात्रक तीनों के हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट, जूल पर सेकंड और हॉर्स पावर पूछा हुआ है। एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं जी। तो P = V × I होता है। कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर, तो थोड़ा देख लेना इस फॉर्मूले को कि पावर क्या होती है, V × I होती है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ऐसे ही 1 ग्राम वसा में पूछा हुआ है, सवाल है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 9.3 कैलोरी होती है, ध्यान रखना। उष्मा संचरण की विधियाँ, उष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं भाई। एक है चालन, एक है सेवन और एक है विकिरण। चालन है ठोस का गुण, सेवन है द्रव का बोल सकते हो, और विकिरण है गैसों में। एक ही अपने डायग्राम से तैयार कर लेते हैं। देखो कोई भी गैस स्टोव पर पानी का पतीला रखा हुआ है और पानी डाला हुआ है, तो देखो इसमें क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो ठोस है ये, तो ठोस में कण क्या है, पास 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 यूँ वाइब्रेशन करेंगे, इधर से उधर भागेंगे नहीं, पास में ही वाइब्रेशन करेंगे। करते करते क्या होगा कि उष्मा यहाँ से हत्थे तक आएगी और अचानक हमारे हाथ को क्या लगेगी, गर्म लगेगी, जिससे हम हाथ को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो ये ठोस का गुण हो गया। ठोस के गुण में क्या हुआ कि कण एक ही जगह कंपन करते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब आता है पानी। पानी को जब गर्म करते हैं, देखा होगा आपको, यूं बुलबुले से उधर भागते हुए दिखते हैं। तो ये क्या होगा इसमें कि कण और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होगा। इससे क्या होता है, द्रव व गैसों दोनों में पाया जाता है। द्रव व गैस दोनों का गुण है, क्या है, 7। अब आ जाता है विकिरण। विकिरण क्या है, सबसे ज़्यादा तेज उष्मा का संचरण पूछ लिया जाए। सबसे ज़्यादा तेज उष्मा का संचरण होता है विकिरण, रेडिएशन में। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का संचरण कैसे होता है, सूर्य से पृथ्वी तक कैसे होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। अब है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा देखो क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा होती है। हमें कोई मतलब नहीं है इससे। वो ये कहेगा कि घरेलू बर्तन सामान्यतः कांसा, स्टील, पीतल के क्यों बने होते हैं। कारण ये है कि इनकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, कम होती है। जब विशिष्ट उष्मा कम है तो उसकी उष्मा चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ही ठंडे होंगे। तो पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अधिक होगी तो वो देरी से गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा। तो घरेलू बर्तन सामान्यतः कांसा, स्टील और पीतल के बने होते हैं। कारण क्या है, विशिष्ट उष्मा क्या होगी, कम होगी। तो उष्मा चालकता क्या रहेगी, इसमें उच्च रहेगी। तो हमें ज़्यादा गैस यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से गर्म हो जाएंगे बर्तन। तो इसी वजह से काम में लिया जाता है। अब है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब है कि किसी में कोई न कोई एनर्जी है, उष्मा है, वो छुपी हुई है। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, पानी उबलता है 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर ही भाप बनता है। तो पानी की तो ये अलग अलग अवस्था है वाष्पन में। तो एक तो है 100 डिग्री पर द्रव में उबल रहा है और एक है 100 डिग्री पर भाप बन गया। तो ध्यान रखना, भाप बना है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होगी और वही क्या है, गुप्त या छुपी उष्मा है। इसीलिए बोला जाता है कि आदमी 100 डिग्री पानी से या 100 डिग्री भाप किससे ज़्यादा जलता है, तो याद रखना भाप से ज़्यादा जलता है। कारण है उसमें गुप्त उष्मा होती है। ऐसे ही बात कर ले कि 0 डिग्री बर्फ़ और 0 डिग्री पानी, तो कौन सा कम ठंडा होगा, तो ध्यान रखना 0 डिग्री पानी कम ठंडा होगा। कारण ये है कि उसमें कोई न कोई लेटेड हीट आ जाती है, जिस वजह से वो द्रव अवस्था में, जबकि 0 डिग्री पर बर्फ अवस्था में। ठीक है। ऐसे सवाल पूछ लिया जाए, बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ने पर क्या होगा, या बंद कमरे में पंखा चलाने पर क्या होगा। तो बंद कमरे में अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ते हो या पंखा चलाते हो तो याद रखना तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, ध्यान रखना। यूँ मत सोचना कि फ्रिज खोला ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नहीं भाई। बंद कमरे में अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया आपने तो तापमान बढ़ेगा। ऊर्जा रूपांतरण पर एक सवाल पूछेगा, डायनेमो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेना भाई। विद्युत मोटर, हम जानते हैं पंखा किससे चलता है, विद्युत से, और जब चलेगा तो क्या चलेगा, यंत्र। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
डायनमो क्या होता है, गाड़ियों में डायनमो लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आपका टायर रोटेट करता है तो उससे क्या है, यंत्र चलता है और वो क्या बना देता है, विद्युत बना देता है। ऐसे ही जनरेटर है, जनरेटर क्या है, एक यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा को। सोलर बैटरी या सोलर सेल ये क्या करता है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। माइक्रोफोन जो आप काम में ले रहे हो, जो माइक बोलते हैं, माइक में हम क्या बोलते हैं, हेलो, ध्वनि बोली, और वो ध्वनि किस में कन्वर्ट होती है, आगे जाकर विद्युत में। ऐसे लाउड स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है, बट लाउड स्पीकर में पहले क्या आती है, विद्युत, और उसके बाद में वो कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाती है, ध्वनि में। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है या ध्वनि में बदल देता है, विद्युत को ध्वनि में बदल देता है। ऐसे विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत को प्रकाश में बदलता है। इंपॉर्टेंट डायनमो रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनमो बदलता है। या डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है। अब पढ़ लेते हैं ऊर्जा के स्रोत। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से, यही है कि राजस्थान में या तो आप थोड़ा पढ़ो तो नीति पढ़ के जाना, ऊर्जा नीति, तो वहाँ से डाटा के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर डाटा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम किससे पैदा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना थर्मल पावर प्लांट या कोयले से पैदा कर रहे हैं, भूल करके भी सोलर या पवन ऊर्जा ये मत कर देना। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनकरणीय, एक अनवीनकरणीय। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यू जिसको बार बार बनाया जा सकता है, खत्म होने पर वापस रिन्यू हो जाए, वो रिन्यूएबल एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम वापस खत्म होगी तो वापस नहीं बना सकते, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल, चट्टानों से जो तेल निकलता है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे के सारे खत्म होने के बाद में वापस नहीं बनते, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल है। ऐसे प्राकृतिक गैस हो गई, नाभिकीय ईंधन हो गया, कोयला हो गया, कोयला अगर ख़त्म हो गया तो वापस से नहीं रिसाइकल नहीं हो पाएगा, दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, अनवीनकरणीय, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो बायोमास हो गया, कूड़े कचरे से एनर्जी पैदा करना, बायोगैस हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, जल विद्युत, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और ज्वारीय टिंडल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा हो गई। ठीक, तो ये ऊर्जा के स्रोत पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, तो ये थोड़े देख लेना आप लोग। फिर है भारत में ऊर्जा का क्रम, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, ध्यान रखना, थर्मल पावर प्लांट तापीय संयंत्र से प्राप्त होती है, उसके बाद में जल विद्युत, फिर गैर परंपरागत में कौन, सोलर और पवन चक्की से प्राप्त होती है, अंत में परमाणु संयंत्र से। तो अगर कल को ये पूछ लिया जाए कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर, पवन नहीं, जल करना, ध्यान रखना, जल से। देखो हमने पढ़ा है जल विद्युत, ये देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो सबसे ज़्यादा अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जल। अगर सभी में पूछा जाए तो तापीय संयंत्र या कोयले से या थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा भारत में बनाई जाती है। अब है परमाणु संयंत्र। तारापुर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है जो लगाया गया था महाराष्ट्र में, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। रावत बाटा राजस्थान में है जो कि कनाडा के सहयोग से लगाया गया, कनाडा के। कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा है यूपी में, काकरापार है गुजरात में, और केगा है कर्नाटक में। तो अभी 7 परमाणु संयंत्र है जिसमें से 6 हमने पढ़ दिए। तारापुर महाराष्ट्र किसके सहयोग से, रूस के। रावत बाटा किसके सहयोग से, कनाडा के। कलपक्कम किसके सहयोग से, सॉरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है, यूपी में। काकरापार कहाँ है, गुजरात में। केगा कहाँ है, कर्नाटक में। और ये कुंडनकुलम इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई, ध्यान से। कुंडनकुलम है तमिलनाडु में जो कि रूस के सहयोग से अभी बन करके तैयार हुआ है। तो कुछ यूँ ही महत्वपूर्ण बातें 2-4 देख लेते हैं अपने। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना। तो एक क्वेश्चन आपका जनगणना पर रहेगा, थोड़ा देख करके चले जाना। देखो हिट एंड रन है,
अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ये चैप्टर शानदार है। अगर आपने कवर कर लिया है तो एक क्वेश्चन पक्का है जनगणना से। तो 2011 की जनगणना क्या कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। आप 15वीं और प्रथम जनगणना कब हुई जरूर पढ़ के जाना। प्रथम जनगणना दोनों पढ़ के जाना जी, कब हुई थी। बाकी जिसने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है तो बढ़िया बात है, जिसने अभी पढ़ा ही नहीं और टाइम नहीं है वो ये 2 जरूर पढ़ के चले जाना। हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर है? सबसे बड़ा बांध बोला जाता है तो वो है महानदी, उड़ीसा है, उसके ऊपर महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुंड। ठीक है, आप उड़ते हुए हीरा प्राप्त कर लेना भाई, उड़ते हुए हीरा प्राप्त कर लेना। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। ये 3 नहर आरएस सभी पेपर में, सीईटी में सभी में पूछे जाने वाला सवाल है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? कील नहर किसको जोड़ती है? देखो, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। पनामा जोड़ती है अंटार्कटिक व प्रशांत महासागर को। कील जोड़ती है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। याद कर लेते हैं कैसे। देखो, स्वेटर बनाती है माँ, किसके लिए? अपने लाल के लिए। कहाँ पर? घर के मध्य बैठ के, भूमध्य, घर के मध्य बैठ के। स्वेटर कौन बना रही है? माँ बना रही है। किसके लिए? लाल के लिए। कहाँ बैठ करके? घर के मध्य। जब माँ ने स्वेटर बना ली तो उस लड़के के लिए पजामा बना दिया उसकी आंटी ने। आंटी ने क्या बना दिया? पजामा। तो पनामा किसको जोड़ती है? अंटार्कटिक को। उस लड़के का नाम क्या है? प्रशांत है। या यूं याद रख लेना, अब लड़का शांत है। क्यों? क्योंकि उसको स्वेटर में मिल गई और पजामा में मिल गया। तो स्वेटर बनाई लाल के लिए, कहाँ पर? घर के मध्य बैठ करके। और पजामा किसने बना दिया? आंटी ने। तो लड़का क्या हो गया? शांत हो गया। अब मैं पूछता हूँ कि कील किस में है? तो आपका उत्तर क्या था? सर कील तो बाल्टी के अंदर है। कील किसके अंदर है? तो आपका उत्तर था बाल्टी के अंदर। तो कील कौन से किसको जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पूछा जा सकता है, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है, ये चिल्ड्रन के लिए। यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। यूनेस्को क्या करता है? विश्व धरोहर को संभाल कर रखता है। विश्व धरोहर तो हमारे राजस्थान का नृत्य है जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। तो पढ़ लेना कौन सा नृत्य है। ठीक है। उदयपुर को, ये करंट जीके का सवाल है, उदयपुर को आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। ध्यान रखना, भारत के 3 जगह शामिल की गई है रामसर साइट में। तो अपने राजस्थान की एकमात्र उदयपुर इस बार शामिल की गई है। तो उदयपुर को किस में? आर्द्रभूमि रामसर में शामिल किया गया। पद्मश्री 2024 पढ़ लेते हैं, आज का अंतिम। और इसके लिए ट्रिक याद रखना है कि 2024 का पद्मश्री किसके जाल में आ पड़ा? क्या सर हमारी अम्मा के जाल में है। क्या है? अम्मा के जाल माँ, अम्मा के जाल माँ है हमारे। तो पद्मश्री इस बार का पद्मश्री किसके? अम्मा के जाल में आ पड़ा है। तो अम्मा से क्या हो गया? अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद, ये दोनों ही कहाँ हैं? बीकानेर के हैं। मांड गायक है, ये मांड शैली में गाना गाते हैं। ठीक है। फिर जा से हो गया जानकी लाल भांड, ये क्या है? बहरूपी हैं जी, बहरूपी के लिए इनको मिला हुआ है जानकी लाल भांड। भीलवाड़ा में रहते हैं, वैसे शाहपुरा भीलवाड़ा से है। लय से है लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये कहाँ से है? जयपुर से है। या तो पूछ लेगा लक्ष्मण भट्ट तेलंग का स्थान किस स्थान से बिलोंग करते हैं? तो जयपुर से। जानकीलाल भांड कहाँ से? भीलवाड़ा से। तो 2024 के पद्मश्री इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट में माँ से है डॉक्टर माया टंडन, ये भी जयपुर से है। तो याद रखना है पद्मश्री 2024 अम्मा के जाल में, अम्मा के जाल में, अम्मा के जाल में। अम्मा से हो गया अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, जा से जानकीलाल, लय से लक्ष्मण भट्ट और माँ से है माया टंडन। धन्यवाद दोस्तों, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।